बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इशू टुडे में मैं हूं साजिद शाह। नाज़रीन, कोरोना वायरस से कैसा बचा जाए, कैसे बचा जाए, इस पे तो बेताशा प्रोग्राम्स हो चुके, तदाबीर सामने आ चुकी, डेली बेसिस पे एहतियाती तदाबीर के बारे में डिस्कशन की जा रही है। देखना यह है कि अगर कोरोना वायरस का कोई शिकार हो जाए तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए कैसे बचाव है, उसके लिए रिकवरी के चांसेस तो यकीनन ज़्यादा हैं, लेकिन रिकवरी के लिए क्या एहतियाती तदाबीर की जाएँ, कौन सी फर्स्ट एड ली जाए, कौन सी इब्तदाई मेडिसिन ली जाए जिससे रिकवरी मुमकिन हो सके, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन किया है पिंडी बार के मेंबर हुमैर सलीम चीमा साहब, जो बाय प्रोफेशन तो एडवोकेट हैं, लेकिन ये वो शख्सियत हैं जो ख़ुद कोरोना वायरस का शिकार हुए और उनकी फैमिली भी इससे इफ़ेक्ट हुई। उसके बाद इन्होंने ख़ुद को क्वारंटाइन किया, हॉस्पिटलाइज किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप रिकवर होकर वापस आए हैं। इनको हमने स्टूडियोज़ में ज़हमत दी है। वेलकम कहेंगे सर आपको। बहुत शुक्रिया शाह साहब। इनके साथ आज की हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं मोहतरमा मिस राहत अब्दुल्ला साहिबा, एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और चाइना से इनका ताल्लुक़ है, चाइना से आई हुई हैं। आपको भी वेलकम कहेंगे। इनके साथ लाहौर से हमें ज्वाइन किया है मिस सारा हिंजरा, एडवोकेट ने। आपको भी वेलकम कहेंगे मैडम। थैंक यू। चीमा साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि इतनी बड़ी मुश्किल से आप गुज़रे हैं, यानी ये कहा जाए कि मौत को आपने बहुत करीब से देखा है, तो बेजान ना होगा, गलत ना होगा, तो ये कैसे इस वायरस का शिकार हो? क्या आपकी लोकेलिटी में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी या कुछ ऐसा था? बिस्मिल्लाह शाह साहब, ये 9 मार्च को मेरी खाला कैप्टन शाहिदा बानो जो है वो और मेरे खालू जो है वो बरतानिया से जो है पाकिस्तान आते हैं। मैं और मेरे फादर जो है हम उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करते हैं। उनको हम लेके अपने घर पे आए तो वो हमारे साथ 2 वीक्स जो है कोई सिम्टम नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ठीक रही है। अच्छा। आफ्टर ऑल जो है उनको उनके इन लॉज हैं स्वाबा से आगे एक विलेज है अकड़ा मोड़ा, वो वहाँ पे गए तो मंगल की रात को वहाँ पे गए तो उनको रात को जो है ना उनकी जो तबीयत है वो थोड़ी सी नासाज हो गई, उनको हाई फीवर हो गया और ब्रीदिंग जो है वो स्टेबल नहीं हो रही थी। ये जो आपकी खालाएँ थी, इनकी एज कितनी थी? इनकी 52 ईयर्स एज। 52 ईयर्स थी। तो आप क्या समझते हैं, ये वहाँ से आई थी तो इनके साथ नहीं था, ऐसा कुछ चीज़ आपको उस टाइम कुछ भी नहीं था शाह साहब, बिल्कुल ठीक ठाक आई हैं। हम आपसे कहते थे, उनका एक बेटा है डॉक्टर अंजुम इंग्लैंड में, अच्छा, उसकी शॉपिंग के लिए आए थे तो हम मतलब है रोज कभी शॉपिंग करने जा रहे हैं, कभी कहीं, बिल्कुल ठीक ठाक, कोई ऐसा सिम्टम नहीं। ये सर इनको गई हैं वहाँ पे अपने इन लॉज, वहाँ पे विलेज है स्वाबा से आगे अकड़ा मोड़ा, अच्छा, वहाँ पे गई हैं। मंगल की रात को ना उनको हाई फीवर और शिवरिंग हुई है पूरी बॉडी में। जब उनके बच्चों ने उनकी हालत देखी तो उन्होंने 12 अप्रैल को अपनी रिटर्न कराई हुई थी टिकट। जब उन्होंने बच्चों ने उनको देखा कि हमारी वालदा जो है स्टेबल नहीं है, तो उन्होंने फिर जो है उनकी टिकट जो है वो 22 मार्च की करवाई। तो मैं इसी तरह ही, मैं और मेरा एक दोस्त है सरदार आमिर, एडवोकेट है वो भी, तो मुझे पता लगा मेरी खाला की तबीयत नहीं ठीक, तो मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ पे गया। मैं जब फ्राइडे वाले दिन उनसे मिलने गया, मैंने खाला की हालत देखी तो खाला जो है वो उनको फुल बॉडी शिवरिंग हो रही थी, हाई फीवर था उनको। मैंने कहा जी आपकी तो तबीयत नहीं ठीक है, आप फौरी तौर पे जो है मेरे साथ चले पिंडी तो CMH में। वो मेरे साथ खुद बैठी हैं, बैठ के तो खुद अपने पाँवों से चल के आई हैं, बैठी हैं, हॉस्पिटल गई हैं। तो वहाँ पे हम गए हैं, वहाँ पे उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये वैसे कब की बात है? ये सर है ये 19 मार्च की बात। 19 मार्च की। तो उस वक्त तो कोरोना वायरस के हवाले से तकरीबन लॉकडाउन भी हो चुका था, तो आप लोगों को आइडिया नहीं था कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल कोई आइडिया उस टाइम हो ना जब उनको कोई ऑलरेडी कोई सिम्टम आ रहा हो, कोई कुछ। ये सर एक दिन में उनको सारा कुछ हुआ है। रात को उनको जो है उनकी बॉडी जो है वो शिवरिंग की है, हाई फीवर हुआ है, तो उनको ब्रीदिंग जो थी ना उनका बहुत ज़्यादा उसका प्रॉब्लम था, सांस उनका स्टेबल नहीं था। तो हम लोग गए हैं CMH जाके तो हमने उनको चेक करवाया। उन्होंने कहा जी इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। मैंने कहा जी बरतानिया से आए। उन्होंने फिर उनको वहाँ पे जो है जो उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे आप कोरोना का टेस्ट करें। कोरोना का टेस्ट करवाया तो उन्होंने AFIRM उनका एक इंस्टीट्यूट है आर्मी वालों, उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। आफ्टर 2 डेज हमें पता लगा कि उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई है। अच्छा, जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव इतना अरसा वो उधर हॉस्पिटल में नहीं है? हाँ जी, इतना अरसा हॉस्पिटल में नहीं है। अच्छा,
तो जब उनकी पॉजिटिव आई है तो मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने खालू का और मेरा जो दोस्त है सरदार आमिर, हम तीनों ने जो है अपना पिन से जो है वो टेस्ट करवाया तो मुझे एक सिंगल सिम्टम था, मेरा स्निफिंग प्रॉब्लम थी, मुझे स्मेल और टेस्ट जो है वो उसकी सेंसेस जो है वो नहीं आ रही थी, किसी चीज़ की टेस्ट नहीं आता था, किसी चीज़ की भी स्मेल नहीं आती। तो मुझे थोड़ा डाउट था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आफ्टर 2 डेज पता लगता है कि जी मेरा डीसी साहब का फ़ोन आया मुझे, अनवारुल हक साहब का, उन्होंने मुझे बताया कि उमैर साहब आपकी जो है रिपोर्ट जो है पॉजिटिव। तो मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कोई इस तरह का नहीं था, कोई मेरा सांस का कोई मसला हो, कोई जो मेन सिम्टम इन्होंने जो कोरोना के होते हैं जिस तरह कि हाई फीवर हो, कोई फीवर कोई और चीज़ नहीं थी। बस मुझे एक सिंगल था कि मेरा स्मेल और टेस्ट जो है उसकी सेंसेस हुए गए। तो उन्होंने कहा जी मैं टीम भेज रहा हूँ, तो आप उनके साथ जो है आ जाएंगे और उनके साथ ज़रा जो है आप कोऑपरेट करें। मैं कही ठीक, टीमें आई हैं हमारे घर पे सर। उन्होंने घर में जब मेरा भी टेस्ट दोबारा से लिया, मेरे वालिद साहब का भी, सबका दोबारा से टेस्ट लिया, मेरी सिस्टर का भी, तो मुझे वो ले के ना तो चले गए, शिफ्ट कर दिया रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में। अच्छा, 24 मार्च को मुझे जी शिफ्ट करते हैं। 25 को मुझे पता लगता है कि मेरी खाला की डेथ हो गई ड्यू टू कोरोना वायरस। विद इन 6 days? जी नहीं, आफ्टर 1 डेज। नहीं, आफ्टर 1 day ऑफ योर जो आप इसमें हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं। जी। लेकिन 19 मार्च को आपका खाला का पता चला और 25 मार्च खाला विद इन का 6 days। मार्च को पता लगा, विद इन 2-3-4 डेज उनकी डेथ हो गई। तो मुझे जब पता लगा कि मेरी खाला की डेथ हो गई है, वो एक मेरे लिए, क्योंकि वालदा की डेथ हुई है तो खाला जो वालदा की जगह पे थी, उनके साथ बड़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी, हम बड़े खुश थे कि हमारी खाला आई हैं। मेरी छोटी सिस्टर थी, आप लोग बड़े खुश थे, पूरा घर बड़ा खुश था, मेरे वालिद साहब बड़े खुश थे। तो जब खाला का पता लगा तो यकीन करें क़यामत से या हमारा वहाँ पे सारा ज़ाहिर था, और मुझे पैनिक सी सिचुएशन हो गई मेरे साथ। तो मुझे तो हल्का सा ना मेरा जो सांस है ना वो ख़राब होने लगे। तो माशाल्लाह पैरामेडिकल स्टाफ जो है, नर्सेज और डॉक्टर्स वगैरह बड़े कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने थोड़ी देर पे ऑक्सीजन दिया फॉर 10 मिनट्स, तो मैं बिल्कुल स्टेबल हो गया। तो उसके बाद सर ये होता है कि थोड़ी देर बाद मुझे पता लगता है कि डेड बॉडी के साथ जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स गए थे उनको उन्होंने स्वाबा के पास एक गवर्नमेंट स्कूल है जो गुंगे और बैरों का स्कूल है, वहाँ पे उन्हें क्वारंटाइन कर दिया मेरे 25 फैमिली मेम्बर्स, जिनमें से 9 मेंबर जो है वो ब्रिटिश नेशनल थे। ओहो। तो साथ ही मुझे पता लगता है मेरे खालू का भी पॉजिटिव आ गया, और वो भी इसी हॉस्पिटल में आ रहे हैं जहाँ पे मैं मौजूद था। तो वो एक जो था, मेरे वालिद साहब की बड़ी टेंशन थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब डायबिटिक भी हैं और उनका ब्लड प्रेशर का भी मसला है। तो उनका मुझे बड़ा, क्योंकि मेडिकेशन का इतना अच्छा बंदोबस्त नहीं था स्टार्टिंग में, ठीक है, आफ्टर ऑल नो डाउट उन्होंने जो भी उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी, मेडिकेशन भी दी प्रॉपर तरीके से, हर तरह से उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है कोऑपरेट किया। तो मुझे खाली सिर्फ अपने वालिद साहब की फिक्र थी। तो नो डाउट मैंने जब वालिद साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं उनको हौसला दूंगा, आगे से वालिद साहब ने मुझे करेज किया। मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार मैं एक बहादुर बाप का बेटा हूँ कि उन्होंने इतनी मुश्किल हालात में जो है मुझे जो है, तो मैंने उनको देना चाहिए था थोड़ा सा। अबू ने मुझे कहा बेटा कोई मसला नहीं है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो थोड़ी देर आफ्टर 1 डे पता लगता है कि मेरी बहन का भी पॉजिटिव आ गया, और वो भी इसी हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके एक हंसता बसता घर जो है सर हमारा वो कोरोना का शिकार हो गया। वो कोरोना का शिकार होता है और सारा घर जो है वो मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। बहुत मुश्किल स्टेज से यकीनन आप गुजरी हैं। अब हमारे साथ मोहतरमा राहत अब्दुल्ला साहिबा मौजूद है, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, प्रोफेसर हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्सेज भी करवा रही है अपने स्टूडेंट्स को। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो कोरोना की वबा फैल रही है वो उसकी क्या वजूहत है और चाइना ने उसको किस तरीके से कंट्रोल ओवर किया। आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी मौजूद वसाइल के साथ कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान का दरीना दोस्त चाइना पाकिस्तानी अवाम के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हो गया और अब तक के अमदादी सामान के 5 जहाज़ पाकिस्तान भेज दिए और साथ में 8 रुकनी दफ्तरों की टीम भी पाकिस्तान भेज दी है, ताकि कोरोना जैसी मौजी मरीज से पाकिस्तान का जान छुड़ाई जा सके।
पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत चाइना और अवाम हुकूमत को दिल से मशकूर है और उनके इस एहसान को कभी भी नहीं भुलाएगा। अभी ये जो कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैल रहा है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए पाकिस्तानी अवाम और गवर्नमेंट पे बहुत सारे मेहनत कर रही है और कोशिश कर रही है। और चाइना में भी तो पहले चाइना में इतना ज़्यादा फैल गई थी, तो चाइना ने बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम के अंदर से कोरोना वायरस को काबू कर दिया। तो अब ये आप मशवरा पूरी देते हैं कि लॉकडाउन पाकिस्तान के को भी उसमें से उसने इस पे अमल करना हाँ चाहिए। कर दिया आप था। क्या समझते हैं अभी चाइना मैं के अंदर कहती अभी हूँ, लेटेस्ट क्या स्टेज है कि वहाँ पर जो लॉकडाउन है वो आस्ता आस्ता ख़त्म कर दिया गया है और परसेंटेज किस हद तक कम हो चुकी है? चाइना की लॉकडाउन तो पहले का ख़त्म हो चुका था। तकरीबन चाइना की लॉकडाउन 30-40 दिन के अंदर ख़त्म हो चुकी है। मिसाल चाइना में वो कोरोना वायरस तो चाइना में वुहान में पैदा हुई थी। तो ये जो वुहान से चाइना वायरस निकल के गया है पूरे चाइना में नहीं फैला, सिर्फ वुहान तक महदूद रहा? सिर्फ वुहान में पहली हुई थी शुरू में, फिर चाइना गवर्नमेंट ने इनके दूसरा शहर को भी यानी कि एकदम से पूरी लॉकडाउन करके सब कुछ बंद करके ख़त्म कर दिया, कंट्रोल कर दिया कोरोना वायरस को। अभी जो जब ये पाकिस्तान में चल रहा है ये कोरोना वायरस, पाकिस्तान में तो जिस तरह चाइना में हुआ था लॉकडाउन तो हुआ ही नहीं, लेकिन हम चाहते थे कि चाइना की तरह लॉकडाउन हो तो पाकिस्तान में भी कम टाइम के अंदर जल्दी से कवर हो जाने थे। आज तक के 10 से ऊपर नहीं जानी थी। सही हो गया। अच्छा मोहतरमा ज़हरा, आपसे पूछना चाहूँगा कि लाहौर में जो वकला के क्या पोजीशन है, वहाँ पे अदालतों की क्या पोजीशन है, वर्किंग की क्या पोजीशन है? अच्छा, स्टार्ट में जिस तरह बाकी रूटीन मैटर्स की तरह कोर्ट प्रोसीडिंग्स तो बिल्कुल ही स्टॉप हो गई थी। लायर्स की चैम्बर्स बिल्कुल लॉक थे, आपकी जो कोर्ट वर्किंग है बिल्कुल स्टॉप हो गई है। जस्ट ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स थे, वो भी जस्ट अर्जेंट जो रिलेटेड के मैटर्स हैं उनको डील कर रहे थे। लाइक आपके जो रिमांड केसेस हैं, स्टे मैटर्स हैं, आपकी पोस्ट एंट्री अरेस्ट बेल्स हैं। लेकिन ये भी था कि जस्ट आपकी जो है वो तहसील लेवल पे नहीं था, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये वर्किंग हो रही थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल और एडिशनल जज जो है वो बैठे हुए थे और वो ये सारे केसेस जो अर्जेंट नेचर के उनको डील कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आया है वो इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए लायर्स की कि फिर आपकी सारी जो वर्क ही आपको स्टक हुआ है इस पेंडेमिक सिचुएशन में, जब आपके चैम्बर्स भी लॉक्ड हैं तो फिर ऑब्वियसली आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स सारी स्टक हुई हैं। तो हाउ इट्स पॉसिबल टू सर्वाइव इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन? कि लायर्स जो टोटली डिपेंड करते हैं प्रैक्टिस पे और उनके कोई और साइड बिजनेसेस नहीं हैं, तो कैसे वो इस पेंडेमिक सिचुएशन में सर्वाइव करेंगे? देन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लायर्स के इन्हीं हालात को उन्हें नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया 20 को कि जो फ्रेश फाइलिंग है, जो न्यू केसेस हैं उनको उनकी फाइलिंग की जाए, उसकी इजाजत दे दी गई। दोबारा फ्रेश फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और वर्किंग हल्की फुल्की शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल स्टार्ट हो गई, लेकिन ये जस्ट फ्रेश फाइलिंग की हद तक है और बाकी जो थे वो अर्जेंट मैटर्स हैं वो तो ऑलरेडी उस वक्त से लॉकडाउन से ही चल रहे थे। अभी उनकी प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही है। आपकी जो पार्टस हैं वो भी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा जो आपके कोर्ट एंड अरेस्ट बेल्स हैं वो ये मैटर्स भी चल रहे थे, तो अब फ्रेश फाइलिंग भी साथ में परमिशन दे दी कि ये फ्रेश फाइलिंग भी स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चीफ साहब थोड़ा सा वापस आपकी तरफ आएंगे, ये आपने इतना बड़ा फेस किया है। अच्छा, इसमें कितने लोग आपके जो है वो इफेक्ट हुए थे फैमिली के? सर जिनका पॉजिटिव आया था वो मैं था, मेरी बहन थी, मेरी खाला जिनकी डेथ हो गई वो थी और जो मेरे खालू थे वो थे, 4 फैमिली मेंबर्स। ठीक है। उसके अलावा जो है उन्होंने क्वारंटाइन जो किया था 14 डेज के लिए, जो उनके एसओपी है, ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो 14 डेज जो है वो मैंडेटरी है कि आपने जो है क्वारंटाइन करना है। वो उसमें 25 मेंबर्स थे जो स्वाबा के नियरेस्ट जो। अच्छा, उनको एहतियातन क्वारंटाइन किया गया था कि मैं भी उनके टेस्ट लिए गए थे फिर? जी, उनकी 2 कंसेक्टिव बल्कि 3 नेगेटिव रिपोर्ट्स आई। अच्छा, उसके बाद जाके जो है उनको। अच्छा, आप लोग क्वारंटाइन हो गए, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, तो उसके बाद आपकी लुक आफ्टर कौन करता रहा? टोटल इदारे करते रहे या आपके घर से भी कोई साथ आपके लुक आफ्टर करता रहा? जी सर, मैं लुक आफ्टर वकला बरादरी ने मेरी बहुत ज़्यादा की है। मैं बड़ा इंतहाई मशहूर हूँ अपनी वकला बरादरी का। कि जो आज मैं आपको जो नज़र आ रहा हूँ, अल्लाह के बाद जो है ये उन लोगों की दुआएं हैं
और मेरे इलाके के लोगों ने बड़ी मेरे लिए दुआएं की, हमें लाखों में फ़ोन आए हैं। अच्छा। बियॉन्ड दी पाकिस्तान, पूरी दुनिया से हमें फ़ोन आए हैं और हर एक ने जी इतनी दुआएं दी हैं शाह साहब, इतनी दुआएं दी हैं मैं आपको बता नहीं सकता। और वकला बरादरी ने जो है मुझे बहुत ज़्यादा करेज दिया। ये असल में ये जो बीमारी है ये विल पावर से इससे फाइट किया जाता है। कोरोना को अगर आपने डिफीट करना है ना तो आपको अपनी विल पावर मेंटली और साइकोलॉजिकली आपको मजबूत होना चाहिए। और मैं स्पेशली जो है ना अपनी वकला बरादरी का इंतहाई मशहूर हूँ सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा करेज दिया है इसमें। सही, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, हमें थोड़ा सा पब्लिक को बताइएगा कि अब तक हम ये सुनते हैं इससे बचाओ बचाओ बचाओ, आप चूँकि खुद इसके पर्सनली इफेक्टिंग हैं तो आप हमें बेहतर बता सकते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर मेंटली तो साइकोलॉजिकली आपने माइंड को अपने कंट्रोल करके उसको विल पावर को इस्तेमाल करना है, बट इनिशियली आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, एहतियात क्या करनी है और खाने पीने में क्या बेहतर है, ज़रूरी करना है? शायद अब खाने पीने में कोई परहेज नहीं है। जब हम हॉस्पिटल में थे तो हॉस्पिटल में हमें जो नर्सिंग स्टाफ था वो हमें जो मेडिसिन देता था वो क्लोरोक्वीन उन्होंने मेडिसिन दी जो एंटी मलेरियल मेडिसिन है और डिफरेंट किस्म की मेडिसिन थी। वो उन्होंने फॉर 10 डेज के लिए दी। आफ्टर 10 डेज जो है वो नहीं देते, वो ये कहते हैं वो ये एडवाइस करते हैं कि अगर हम 10 डेज के बाद देंगे तो इससे बंदा ब्लाइंड भी हो सकता है। ठीक है। और मोस्ट इफेक्टिव जो चीज़ है इसके लिए वो है सर स्टीम, हॉट वाटर और आप जो कलूंजी है उसके 7 दाने जो है वो हम करते थे। लेकिन स्टीम जो है सर इट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द कोरोना वायरस। सबसे आसान तरीका है कि घर में भी रूटीन में लोग ऐसे इस चीज़ मैं मेरे 2 दफ़ा, एक दफ़ा जब पॉजिटिव आया उसके बाद 3 जो नेगेटिव कंसेक्टिव जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव आए। वो इस वजह से आई कि मैंने स्टीम नहीं ली। आफ्टर ऑल जो मेरी बहन थी वो मेरे बाद में आई, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसने जो है 6 डेज में रिकवर करके 2 कंसेक्टिव रिपोर्ट्स आई उसकी, वो डिस्चार्ज हो। मैं 24 डेज सर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में रहा। अच्छा। नो डाउट स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव। ठीक है, डॉक्टर्स जो है उन्होंने बड़ी केयर की, नर्सिंग स्टाफ जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें वहाँ पे खाना भी जो है वो देते हैं और खाना भी अच्छा होता है। तो लेकिन जो ये है कि सर सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो वो ट्रीटमेंट देते हैं ना, वो जो उन्होंने मेरी जो सेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 सेंसेस जो स्मेल की और टेस्ट की जो गायब हुई थी वो मुझे आफ्टर 6 डेज मुझे स्मेल भी आने लगी और मुझे टेस्ट भी आने लगी। आपको खुद से आइडिया हो गया कि मैं रिकवरी की तरफ मैं रिकवरी की तरफ जा रहा हूँ। सही है। तो उसके बाद सर मैंने जो है स्टीम लेना शुरू कर दी। जब मेरी बहन ने रिकवर किया, मेरी बहन जो है वो माशाल्लाह से वो 4 से 5 दफ़ा रोज स्टीम लेती। सही है। फिर मैंने सर वो उसका जो सिंपल स्टीम का तरीका यही है, पानी गर्म करके वो एक मशीन सी होती है, वो आप उसको जो है उसको ले ऊपर कोई भी नाक के जरिए और मुंह के जरिए मुंह खोल के। सही है। क्योंकि एक और सर मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये कोरोना वायरस होता है ना, ये कहते हैं कि नाक के या तो वो नाक में होता है, नाक के अंदर वो एक ईयरबड जो होती है ना सर, उस तरह की एक स्टिक सी होती है शायद, वो स्वैब कलेक्ट करते हैं आपके, पहले नाक से लेंगे, वो कहते हैं या तो नाक में छुपा होता है या ये हलक में होता है, और दूसरा जो है वो आपका टेस्ट लेते हैं, वो हलक में से आपका स्वैब कलेक्ट करते हैं। अच्छा। फिर उसको एक NIH लेबॉर्ट्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वहाँ पे लेबॉर्ट्री में उसको टेस्ट करते हैं। अगर इसके लिए 2 कंसेक्टिव, अगर आपका ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया ना, उसके बाद जो है 2 कंसेक्टिव नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो मैंडेटरी है एज पर SOP। तो जब आपकी 2 कंसेक्टिव नेगेटिव रिपोर्ट्स आ जाएंगी, पहली आपके वो 7 डेज, आफ्टर 7 डेज या 8 डेज वो आपकी जो है पहली रिपोर्ट जो है वो लेते हैं। अगर वो नेगेटिव आ गई विद इन 24 आवर्स आपकी सेकंड रिपोर्ट चली जाएगी। अगर वो भी नेगेटिव आ गई फिर आपको डिस्चार्ज करेंगे। बहुत अच्छी बात। अगर एक आपकी पॉजिटिव आई उसके बाद जो है आपकी नेगेटिव आई और जो विद इन 24 आवर्स वो लेंगे टेस्ट, वो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फर्स्ट नेगेटिव और जो पॉजिटिव आएगा उसको कंसीडर करते हुए दोबारा वो दोबारा उसको करेंगे, हत्ता कि उस टाइम तक करते रहेंगे जब तक 2 कंसेक्टिव रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, और उसके बाद जो है आप एंटी कोरोना हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जब आप एंटी कोरोना होंगे फिर ना तो आप किसी को अफेक्ट कर सकते हैं ना कोई आपको अफेक्ट कर सकता है। और इसके लिए जो है उन्होंने लिखा होता है, वो जब डिस्चार्ज स्लिप जो आपको देते हैं उसको मेंशन करते हैं कि आप 14 डेज जो है हाउस क्वारंटाइन भी रहें मजीद। हाँ जी, मजीद।
ताकि जो है कोई भी सिम्टम आपको उस दौरान को शो हो तो आप दोबारा से आपने आप एहतियाती तौर पर। अच्छा मैडम ज़हरा, आप बताइएगा कि जो वकला के हवाले से अभी कुछ सजेशन चल रही थी कि जो वकला हैं वो चूँकि उनका काम स्टक हो चुका है, अभी आपने भी कहा कि 20 अप्रैल को दोबारा नोटिफिकेशन हुआ है कि फ़्रेश वर्किंग स्टार्ट की जाए ताकि लिटिगेंट्स के लिए भी आसानियाँ और लॉयर्स के लिए भी। तो बार्स क्या कर रही हैं? बार्स की तरफ से भी कोई सजेशंस थी, कोई सपोर्ट की, माली इमदाद की, तो उसके हवाले से क्या प्रोग्रेस है? जी, इस पे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है रेज किया है। इसके बाद की तरफ के सजेशन जो है वो हम ये सुन रहे थे कि बिनावलेट फंड पे जो है पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और बहुत सारी जो बात है, स्पेशली पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसका भी यही था कि हम जो बिनावलेट फंड हैं वो लायर्स में हम ये कंट्रीब्यूट करेंगे। बट अभी तक इसमें कोई वेलफेयर के हवाले से ऐसी भी चीज अभी नहीं सामने आई। अभी ये है कि चंद बात है जो लायर्स को रिलीफ फंड दे रही हैं, लेकिन वो इतनी कम जो है वो अमाउंट है कि आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि लायर का जो अपनी फैमिली के साथ है मंथली उस थोड़ी सी अमाउंट के साथ वो सर्वाइवल नहीं हो सकता। अब क्योंकि लायर्स जो है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पे डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। अगर कुछ लायर्स हैं वो बहुत कम बैकग्राउंड से उनका बिलोंग करते हैं, वो तो इस सिचुएशन में, पैंडेमिक सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हैं। बट जिन लायर्स का टोटली डिपेंड है प्रैक्टिस पे, उनके लिए बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन में सर्वाइवल। ठीक। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जो किसी को समझ में नहीं आती। ये तो एक लेमैन भी जानता है कि लायर्स जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है और उनको कोई ऐसी सैलरीज जो है वो गवर्नमेंट से नहीं मिलती। तो फिर कैसे उनका चलेगा इस सिचुएशन में जब उनके चैम्बर्स ब्लॉक्ड हैं, उनका वर्क जो है वो स्टॉप है। तो ये बार्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने मेंबर्स को ऑब्लाइज करें। ठीक। मेंबर्स को खुद मांगने से पहले ही ये बार्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बार्स की ड्यूटीज बनती हैं और बार्स जो है इस मामले में कमजोरी दिखा रही हैं। बिल्कुल सही है। अपने मेंबर्स को। तो अभी ये है कि अथॉरिटी से कुछ ऐसी चीजें सामने नहीं आई। हाँ, कुछ जिसका इस्लामाबाद बार है और जिसका लाहौर बार है, इसमें ये पता चला कि ये रिलीफ फंड्स जो है वो दे रहे हैं, लेकिन वो फंड्स जो है वो मैंने जब ये पता चला कि बहुत थोड़ी सी अमाउंट है और उसमें लायर्स का बिल्कुल भी वो गुजारा जो नहीं हो सकता, उस तरह से नहीं हो सकता। ठीक हो गया। चीमा साहब, अभी जिस तरह से मैम ने भी कहा कि बार के जो फंड्स हैं उस तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। हमारे पास गुज़िश्ता प्रोग्राम में पंजाब बार के मेंबर जार मेहदी शाह साहब भी आए थे। उन्होंने कहा था हमारे पास फंड्स हैं ही नहीं, इतने इस कदर नहीं है कि जो हम लोकल बार्स को दे सकें। जो हमने दिए हैं वो इतने नाकाफ़ी हैं कि उनसे फ़ायदा कोई नहीं है। तो हम स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं। आपके पास क्या सजेशंस हैं? आपने तो खुद इस वक्त को, इस टाइम को देखा है, तो लॉयर्स के लिए किस कदर मुश्किल वक्त आ चुका है, ये काम स्टक हो चुका है, जिनका डिपेंडेंस है इसके ऊपर। आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए ऐसे हालात में? शाह साहब देखिए, हमारा जो प्रोफेशन है ना, एक प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है। बदकिस्मती से आज जो है यंग लायर्स जो है उनको किसी किस्म का जो देखिए, हमारा इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वकालत जो है हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, इसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं लॉकडाउन की सिचुएशन है पूरे मुल्क में, और इससे जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हो रहे हैं वो हमारी सोसाइटी है, लॉयर्स की। जो यंग लॉयर्स हैं, जो के बेचारे जो अपना मेहनत करते हैं, और जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनका बिल्कुल काम ठप होकर रहेगा। ऐसा ही आप जो जितनी बार्स हैं इनको चाहिए कि लॉ मिनिस्टर से मिलें, एक स्ट्रेटजी बनाएं और उसको जो है वो पेश किया जाए। अपने फंड्स इतने नाकाफी हैं कि ये नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट से इनको बता दीजिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट के पास वो भी सर देखें जो किस बात का इंतजार कर रहे हैं। आज 2 महीने गुजर चुके हैं, मजीद किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं हो रही है इस मामले में, लॉयर्स के बारे में सोचा नहीं जा रहा, और ना जुडिशरी को कोई ख्याल है इस हवाले से, कोई ऐसी कोई सजेशन आई है, ना ही बार्स कोई एक्शन ले रही हैं। सर असल में ये हमारी बार्स की कमज़ोरी है। उसका बार्स की कमज़ोरी की वजह से जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रही। और इसमें अगर आप देखें तो बेनेवोलेंट फ्रंट जो है, तो उसमें अब इतने ज़्यादा हमारे बेनेवोलेंट फ्रंट किसके लिए? हमारे लिए ना सर। वो अभी आपने मुश्किल टाइम में नहीं देने, बुकला को जो है आप इनिशिएटिव नहीं देंगे। एक प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, हमारी कम्युनिटी का क्या हाल है, किसी ने आज तक नहीं पूछा आके यंग लायर्स के क्या मसाइल हैं, क्या हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बार्स की कमजोरी है सर। इनको चाहिए कि सारे यूनाइटेड होके लॉ मिनिस्टर से जाके फंड बीइंग ए प्रोफेशनल है, आपका भी यही कहना है कि बार्स की कमजोरी है। आखिर में बता दीजिएगा कि आपने इस वायरस को भुगता है, इसको फेस किया है, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या करें, बाज आ जाएं? पब्लिक इस टाइम बिल्कुल लॉकडाउन का एहतराम नहीं कर रही है, आप क्या मैसेज देते हैं? सर मेरी तो
तमाम पाकिस्तान के जितने सिटीजन्स हैं उनसे अपील है कि आप अपने घरों में रहें और हुकूमत पाकिस्तान ने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए हैं उसके ऊपर स्ट्रिक्टली आप अमल करें। ये आपकी फेवर के लिए सर, ये बड़ी मूजी बीमारी है, अल्लाह माफ़ी दे। ये ऐसी बीमारी है कि आपको अगर हुआ है, आपका अगर पॉजिटिव है, आप आगे जाएंगे, ये आगे से आगे ट्रांसफ़र होती रहेगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे बुजुर्ग।